हेलो हेलो गाइस। अभी जैसे कि हमें पता है यू टेट का पेपर है आपका 26 को, और यूपी टेट का भी आ चुका है आपका पेपर 28 को, है ना। और इन दोनों में पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर फर्स्ट में उसमें मैथ ज़रूर आती है। मैथ के लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैथ डिसाइडिंग है क्योंकि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कर जाते हैं इसको, और जो बेचारे आर्ट्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, वो इस चीज़ में थोड़ा मतलब डर फील करते हैं या फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, है ना। और इसी वजह से उनके नंबर कम रह जाते हैं, और यही रीज़न है उनके नंबर कम रह जाते हैं, और जो 90 मार्क्स की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो बस इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, और उम्मीद है हर रोज़ लाऊंगा। रिस्पांस अच्छा आया, वैसे मैं लाऊंगा हर रोज़, ऐसे कोई बात नहीं है, खाली हूँ मैं भी। तो करते हैं काम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा पढ़ के, और इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे लिखे हुए। If the difference between a number and its 25% is 24, then the number is। देखो देखो एक नंबर है, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर। अभी नंबर नहीं पता है हमें, तो उसको x मान लेते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें नहीं पता है। अभी हमें नंबर नहीं पता है, तो नंबर आपका क्या हो गया, x हो गया है। एंड इट्स 25%, ठीक है। तो अब x का 25% क्या हुआ, 25% का साइन जब हटता है, जब भी परसेंट को आप हटाओगे तो 1/100 लिख दो उसकी जगह। परसेंटेज हटाया, 1/100 लिख दिया। अब किसका है ये, उस x का ही है ये। अब एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया। अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि x मान लीजिए 100 है। अब इसका 25% क्या होगा, 25 होगा। तो एक नंबर ये हो गया 100, एक नंबर 25 हो गया। ये इसी तरह काम करते हैं, बस 100 की जगह आपको क्या देखना है, यहाँ पे x दिमाग में रखना है। वैसे इसे हम 100 से भी कर सकते हैं, वो बताऊंगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। वो कह रहे हैं इनका डिफरेंस। तो अब खुद बताइए कि डिफरेंस ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो किस में से क्या माइनस करेंगे, x में से 25। सॉल्व कर लेते हैं x/4, ठीक है। x/4 कितना है आपका, 24 है। सॉल्व किए, इक्वल्स टू 24। सॉल्व कर लो, 8। x की वैल्यू क्या गई, 32, ठीक है। आपका आंसर आ गया है 32, यानी कि x जो आपका नंबर था वो क्या है, 32। ओके, ऐसे कर लेते हैं। इसको 100 से 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे कि 100 नंबर है, मान लीजिए वो जो नंबर है वो 100 है। अब इसका 25% क्या है, 25 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। मतलब 75 कितने के बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट का साइन है, 24 के बराबर है। और वो नंबर है आपका 100, यानी कि आपको तो 100 चाहिए, यानी कि 25 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 8 32। मतलब जो हमने 100 माना था वो किसके इक्विवेलेंट है, 32 के। ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्स से कर लेना। अब आगे क्या करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है तो इसे अभी स्किप कर देते हैं। मैं बाद में रीजनिंग में कभी बता दूंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने ज़रा देखे नहीं थे जल्दी में। इसका मतलब हमने निकालना है स्क्वायर रूट। देखो दो तरीके हैं, एक तो आप मैथ लगा लो, एक लगा लो आप अप्रोक्सीमेशन। पहले हम मैथ लगा के करते हैं, फिर अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे। देखिए हाँ, आपको पता है जब a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जब एक साथ लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये मतलब आपस में ये दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी को हमने क्या करना है, देखो वो कह रहा है स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का तभी ऐसा आंसर दे पाएगा अगर वो खुद ही एक स्क्वायर हो। अब एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पर आपको आंसर x ही मिलेगा। तो हमसे चाह रहा है हम इसको, ये जो नंबर गिवन है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, है ना, वर्ग की फॉर्म में लिख लें इसको, और फिर उसका स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, और फिर उसके बाद इसका
स्क्वायर रूट निकाला जाए, जो कि बहुत आसान होगा, उससे कट जाएगा बस, खत्म। तो इसको अभी हमने इस फॉर्म में तोड़ना है। ओके, इस फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है, ये जो नंबर है इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, ये जो छोटा सा नंबर है इसको आप 2ab की फॉर्म में तोड़ो। सबसे पहले इसको हम 10√5 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × √5 लिख दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हमारा स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है, जो इस तरह से हमने तोड़ा है ना। अभी दूसरा तरीका भी है, बहुत सारे तरीक़ों से तोड़ा जा सकता है ये 2 × 1 × 5√5 के तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। मतलब ये आपको खुद सोचना है, हिट एंड ट्रायल, आपको फर्स्ट एक बार में नहीं पता चलेगा। ओके, मैं बता रहा हूँ, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि वह जैसे ये जो आगे का नंबर है वो कैसे बनेगा। आप देखिए, अगर हम इसको a+b मानते, a2ab मानते हैं, जैसे कि 2 ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया, मतलब a ये हो गया, b ये हो गया, है ना। वैसे ही 2ab, a ये हो गया, b ये हो गया, है ना। अब a का स्क्वायर करना है, क्योंकि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी चाहिए, तो a का स्क्वायर ऊपर वाले केस में हुआ 25 और b का स्क्वायर ऊपर वाले केस में हुआ 5। तो क्या इनका सम 25 + 5 तो 30 होता है। ये तो 126 बनना चाहिए था, तो ये आपका नहीं है, ऐसे ब्रेक नहीं होगा ये। अब दूसरा ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन में क्या है? a का स्क्वायर कितना बनेगा? 1, b का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 × 5 मतलब 125। अब इन दोनों का सम करो, 1 + 125 126 बन गया। यानी कि जो आपने सेकंड ब्रेकअप किया है उसका वो सही है। इट्स मीन कि 126 + 10√5 कैसे ब्रेक हुआ? 125 + 1 + 2 × 1 × 5√5। ओके, अब इसी को रख लेते हैं ABC की फॉर्म में। देखिए कैसे, a² + b² + 2ab, है ना, की फॉर्म बनेगी। a² ये रहा, b² ये रहा, कुछ भी ले लेंगे, 2 × b × a। बात देखिए, a × b या b × a, बात देखिए होती है। इसका आंसर क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है आपका? a क्या है आपका? ये तो 5√5। b क्या है आपका? 1 है, +1 का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देना है, क्योंकि आपने पूछा है अंडर रूट क्या होगा। यानी कि आपने इस चीज़ को क्या लिख लिया है? 1 + 5√5 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा? ये देखिए, अब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाए तो आंसर आपका होगा 1 + 5√5। ओके, कहाँ ये आंसर में? ये ना ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। ओके, ऐसे ही करना, ये स्प्लिटिंग मेथड होता है और इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। अब अगला करते हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है, उसका पैरामीटर कितना दिया है आपका? 138। एंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है l, इसकी ब्रेथ है b, तो पैरामीटर होता है 2l + b ब्रैकेट में = 138 वगैरह। डिफरेंस तो लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, तो ये है 7। अब बताना इसका एरिया क्या है। एरिया ये होता है रेक्टेंगल का l × b, तो आपको ये फाइंड करना है ना। तो कर देते हैं। ये 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। l की जगह देख लिए, l की जगह हम 7 + b लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, सेकंड से। b को तो भेज दिया, बोर्ड मास सिंपल, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब ऊपर l की यही वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू डायरेक्ट बस इधर रख दो, 2 ब्रैकेट 7 + b, ये तो l की वैल्यू हो गई, प्लस b = 138। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये काट दो, 6 और 9 69। यहाँ से आया 7 + 2b = 69
7 उधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का 7 है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू 69 माइनस 7, 2b इक्वल्स टू 62 एंड b इक्वल्स टू आपका कितना आया 31। तो b की वैल्यू 31 आ गई। अब हमें पता है l क्या है आपका 7 प्लस b है, यानी कि b में 7 और, तो l इक्वल्स टू क्या हुआ 7 प्लस 31 इक्वल्स टू 38। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 38 है। तो आपको पता चल गया है l आपका 38 है, b आपका 31 है। अब सिंपल देखिए ऑप्शंस, मल्टीप्लाई मत कीजिए। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट कैसे पता चल करते हैं, ये है। तो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से करने पे जो आंसर आएगा वही इन दोनों की मल्टीप्लाई की यूनिट डिजिट होगी, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से की, तो आंसर बाद में क्या आएगा 8 आएगा। इसमें 8 है पीछे नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 8 है पीछे नहीं है, इसमें 8 है पीछे नहीं है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में 8 है पीछे, यस, क्योंकि यही सही आंसर है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए एक रूल, x की पावर m है और उसकी पावर में n लगा है, तो इसका मतलब होता है x की पावर m n, ठीक है ना। ये है इसका मतलब, जहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट जरूर होना चाहिए। तो x की पावर m मतलब उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर एक के ऊपर एक पावर चढ़ी हुई है तो। बस यही रूल लगाना है यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हाँ बहुत वेयर्ड आंसर आएगा, अभी बताता हूँ कैसे होगा ये। थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है आपकी, a की 3 की पावर a, y की वैल्यू कितनी है, इसको ना 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, हाँ तो 3 की पावर 2, अब b भी तो लगा है ऊपर, तो b यानी कि क्या हो गया 3 की पावर 2b। ओके, अब z भी ऐसे लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 की पावर c, यानी कि 3 की पावर 3c। ओके, अब इन सारी वैल्यूज़ को x की, y की, z की, इन सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली इस जगह डाल देंगे, है जो चीज़ गिवन है इसमें। मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को यूज़ करना है, बस, और कुछ है ही नहीं मैथ में, है ना। देखो इसमें डाल देते हैं, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 की पावर a, अब उसकी पावर यहाँ पे क्या लगी है b और c इंटू y की वैल्यू क्या है 3b की पावर c a इंटू z की वैल्यू क्या है 3c की पावर a b, इसकी पावर क्या है 1 है। और अब सबको पता है 1 का मतलब होता है किसी की भी पावर के ऊपर 0, एक की पावर 0। यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने 3 ले लिया है क्योंकि बेस कौन सा चल रहा है आपका 3 चल रहा है, सब जगह बेस क्या है 3, सब जगह 3 है तो 3 ले लो। तो 3 की पावर 0 क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 की जगह क्या लिख दो 3 की पावर 0। और एक और होता है कि जब बेस सेम होता है, जब नीचे का आधार सेम होता है किसी भी पावर में, मान लीजिए x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर यहाँ m है यहाँ n है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, x की पावर इन दोनों का सम, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो रहा है और वो सेम है जो कि यहाँ पे x है, तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं और डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर, ठीक। तो इन सबको क्या करना है, अब हमने प्लस कर देना है क्योंकि सबका नहीं, एक सेकेंड अभी तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 की पावर ABC इंटू 3 की पावर 2 ABC इंटू 3 की पावर 3 ABC, ओके, इक्वल्स टू 3 की पावर 0। अब सबका बेस सेम है, देख लीजिए बेस सेम है सबका 3, पावर अलग अलग है कोई बात नहीं है, और बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब सबको ऐड कर देते हैं, 1 ABC 2 ABC 3 ABC यानी कि 6 ABC किसके बराबर हो गया 3 की पावर 0 के। अब क्योंकि देखो बेस सेम है, जिनका आधार है पावर का वो सेम है 3, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए,
तो 6ABC किसके बराबर है? 0 के। यहाँ से क्या निकल के आया? ABC किसके बराबर है? 0 के। ओके, ये ओके। अब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ अ बेस इज 8 एंड द हाइट इज 6 द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बहुत आसान है, आपको ट्रिपलेट याद करनी पड़ेंगे बस, है ना। जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम भी बता देता हूँ और ट्रिपलेट भी बता देता हूँ। ये देखो, अगर आप इस चीज़ को बेस मानते हो तो हाइट क्या होगी? ये हाइट होगी, है ना। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये वाली, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में याद कर लो तो बढ़िया है, हाइपोटेन्यूस। ओके, अब इसको हम मान लेते हैं, चलिए ABC से कर लेते हैं, ABC। ओके, तो ये वाली जो लेंथ है हाइट की वैल्यू वो क्या है? AB। तो AB वैल्यू का स्क्वायर। अब देखो, ये जो क्या है, ये बेस है, इसकी वैल्यू कितनी है? BC। बेस क्या है आपका? BC प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ये वाली हाइपोटेन्यूस है, ओके, जो की वैल्यू है AC। तो इक्वल होता है AC के स्क्वायर के। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। ये क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपकी? बेस की लेंथ है 8, बेस की वैल्यू है 8, हाइट की वैल्यू है 6। अब देखो, बेस हाइट है आपकी AB, कितना हो गया? 6 हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। जोड़ लो इन्हें, 36 प्लस 64 इक्वल्स टू 100, यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है। अब ये किसके बराबर होता है? AC के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, यानी कि जो 10 है वो किसकी वैल्यू होगी? AB की, AC की वैल्यू होगी, यानी कि AC जो आपका हाइपोटेन्यूस था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है, ऐसे करते हैं, और इसको आप याद भी कर सकते हैं। कुछ बेसिक मैं अभी बता देता हूँ, 2-3, बाकी ज़्यादा तो याद नहीं रह पाएंगी। देखो, एक होता है 3, 4, 5, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि अगर बेस की वैल्यू किसी ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में 3 है, हाइट 4 है, तो आपकी हाइपोटेन्यूस क्या होगी? हमेशा 5 होगी। इसको आप याद कर सकते हो। अब इसमें गुणा 2 कर दो, 6, 8, 10। इसमें गुणा 2 करने को क्या हुआ? 6, 8, 10 हुआ। तो ये भी ऐसे ही होगा। अभी हमने देखा, यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, जो भी था, और यहाँ आपका क्या आंसर आया? 10 आंसर आया। ओके, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। बेस कुछ भी हो सकता है यार, बेस को आप ये इसे 10 मान, 8 मान लो, इसे 10, 6 मान लो, आंसर तब भी 10 ही आएगा। अब आप इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, आंसर तब भी 10 ही आएगा हाइपोटेन्यूस का। ओके, एक होता है 5, 12, 13, ओके, एक ही हो गया। एक हो गया 7, 15, 17, 7 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 17 नहीं, 8 होता है, सॉरी अपॉलॉजी। बेस की वैल्यू 8, 15, 17, ठीक है। और ले लेते हैं, हाँ, 7, 24 और 25, ठीक है होता है। ओके, तो ये आप कुछ है, आप इनको याद कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, टाइम बच जाएगा। अब 7 करते हैं। देखो, इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन द पॉलीगन। अब पॉलीगन में कितने डायगोनल है वो फाइंड करने। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। एक चीज़ है कि जब भी आपका कोई पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब है कोई ऐसे ऐसे ऐसे
ये तो पेंटागन बनाया मैंने क्योंकि इसकी 5 साइड है, 5 साइड है तो इसका नाम पेंटागन है। अब किसी की 6 साइड हो जाती हैं तो वो हेक्सागन हो गया, क्योंकि 6 है मतलब हेक्सा है। 3 है तो ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स, ठीक है। और वैसे ही इसको रेक्टेंगल हो गया, रेक्ट 4 साइड्स है ना। हेक्सागन हो गया, पॉलीगन हो गया। पॉलीगन का मतलब होता है बहुत सारी साइड, हमने नंबर नहीं बताया, कुछ भी नंबर हो सकता है। उस नंबर को भी मैंने बताया, जो भी नंबर पता नहीं होता उसको क्या लेते हैं हम, एन लेते हैं। वेरिएबल है, हमें नहीं पता है कितनी साइड्स हैं क्या है, तो उसको हमने एन ले लिया। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होती है, एन, हमें नहीं पता। 3 से ज़्यादा होंगी पर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो कह रहा है कि इंटरनल एंगल, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसका इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि ये एक इंटरनल एंगल हो गया, ये एक इंटरनल एंगल हो गया, ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया। तो यहाँ पे तो सबकी वैल्यू 90 होती है रेक्टेंगल में, है ना। वैसे एक ट्राइंगल हो इक्विलेटरल तो इसमें 60-60 हो जाती है सबकी वैल्यू, है ना। तो वैसे ही एक फिगर बनी है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक फिगर है और ऐसे कुछ भी मान लो, और उसमें ये वाली जो एंगल है, ये सारे के सारे ये ऐसी फिगर नहीं बनेगी, ज़रूरी नहीं है, पर मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 150 के हैं, है ना, सबके सब 150 के हैं। अब इसमें अब सॉल्व करने, इसका एक फॉर्मूला है। देखो अब कब तक कोई याद रखेगा कि भैया 5 वाले का इतना होता है, 6 वाले का इतना होता है, 7 वाले का इतना होता है, तो उससे बेस्ट तरीका है कि आप एक फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या है उसका, ठीक है, टोटल सम ऑफ एंगल, जो भी आपकी n-2 इंटू 180, यानी कि जो भी जितने नंबर की साइड है, मतलब जितनी भी साइड हैं उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये है इसका मतलब। जैसे कि रेक्टेंगल है, हमने सबका पता करना है कि इन सारे जितने एंगल्स हैं इन सबका क्या योग है, क्या सम है। तो क्या करेंगे, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं, तो 4 में से 2 कम कर दिए तो 2 बचा, इंटू 180 360। तो आप खुद देख लीजिए, सब 90-90 हैं, 4 बार 90 जोड़ा तो 360 आ गया। सबको पता है एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। वो कैसे आया, देखो 3 साइड है, 3 में से 1 कम किया, 2 कम किया सॉरी, तो 1 आ गया, 1 इंटू 180 आ गया आंसर 180। इसी तरह से अब ये जो 180 है वो तीनों के तीनों एंगल का है, 360 है वो चारों के चारों एंगल का है। अब वैसे ही आप पेंटागन का निकाल लो, जो भी हमने ऊपर बनाया था पेंटागन, ये इसमें कितना आएगा, 5 में से 2 कम किया, 3 इंटू 180। तो ये जो आंसर आया है ये सारे के सारे साइड्स के सम का तो है, सारे जितने एंगल हैं उनके सम का सम, उनके सब का सम है। अब 5 है ये एंगल, तो हर एक की वैल्यू कितनी होगी, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू मिली है, मतलब फॉर्मूला क्या बना, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या बना, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला बना n-2 इंटू 180 अपॉन n। ओके, ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। अब इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल एंगल है फॉर्मूला याद रख लो या समझने की ज़रूरत है, वैसे याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, समझ लो। ये किसके बराबर है, इंटरनल एंगल इस जगह 150 के बराबर है। n की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू अभी हम पता कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में भेज देते हैं इसको, 2 150 बटे 180, ये किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा 15 से, है ना, 10 वैसे 30 से ज़्यादा है, चलो अभी गौर कर लेंगे, 12 और 5 बटे 6। ओके, तो n-2 अपॉन n इक्वल्स टू 5 बटे 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है अब हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6n-12 इक्वल्स टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो
तो जो वो पॉलीगन बना है उसकी 12 साइड है, ऐसे 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 जो भी बनेगा वो ऐसे 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 ऐसे, हाँ जो भी है ये वाली साइड गलत होगी, तो ये ऐसे ऐसे करके उसकी 12 साइड्स होंगी। तो उसका वैल्यू कितनी होगी एक छोटे से पोर्शन की, एंगल की 150। अब हमने पता करना है डायगनल्स कितने हैं। तो डायगनल का एक फॉर्मूला होता है, पर मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता, पर बता देता हूँ मैं आपको। कॉम्बिनेशन देखिए, ये फॉर्मूला है NC2 माइनस n, बस ये फॉर्मूला है इसका। अब NC2 कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं उसे एक बार ऐसे लिखो, और मतलब एक कम लिखो, 12 × 11/2 माइनस 12, बस ये आपका आंसर दे देगा। सॉल्व कर लो उसे, 6 से 66 माइनस 12 54 आपका आंसर हो गया। ये जो ऊपर लिखा है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, करना क्या है, नंबर ऑफ डायगनल्स कैसे निकालने हैं, डायगनल्स कैसे निकालने हैं, जो नंबर n है इंटू n-1/2 माइनस n, ठीक है, बस ये फॉर्मूला हो गया आपका डायगनल्स का। ओके, जब आपको n नंबर ऑफ साइड दी। डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं किसी जगह। जैसे इस जगह पेंटागन बना लेते हैं, इसमें ये डायगनल हो गया, ये डायगनल हो गया, ये डायगनल हो गया, और ये डायगनल हो गया है, और कुछ बनना है क्या, नहीं, और ये डायगनल हो गया, ठीक है, ये स्टार सा बन गया। तो कैसे निकालेंगे, 5 × 4/2 माइनस 5, 2 10, तो 5 आ गया आंसर आपका। तो 5 ही तो डायगनल बने, देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक। डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट number and a number obtained by interchanging the position is 36. The difference between 2 digits, इसका आंसर होगा 4। अब इसका एक फॉर्मूला होता है आप इसको ना डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो। डिफरेंस लिखा है ना, तो 36 जो भी नंबर होगा ना, डिफरेंस होते 4 से डिवाइड 9 से डिवाइड कर देना, जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। मैं बता भी देता हूँ, देखो वैसे समझाना मुश्किल तो नहीं है, पर जिसको समझ आ जाता है वो समझ लो, वरना कोई बात नहीं है, आप याद कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। डिफरेंस यहाँ दिया है और उसने इंटरचेंज करवाया है, तो जो आपका नंबर लिखा है, जो भी आपका डिफरेंस का आंसर है, जो उसने बताया है इतना अंतर है, उस अंतर को आप 9 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसी की जगह अगर उसने सम लिखा होता, योग, अगर उनका योग 36 होता तो आंसर नहीं आता। उसके लिए आपको, जैसे योग उनका 44 हो गया, 44 को आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि सम के लिए 11 से डिवाइड करना है, और डिफरेंस आता है तो आंसर के लिए आपको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। सम के लिए 11 से डिवाइड, वो वैसे ही आंसर देगा, वो 11 का ही गुणांक देगा या मल्टीपल देगा। अब कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आप ये ट्रिक अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आपका। देखो कोई नंबर होता है, जैसे 2 डिजिट नंबर है कोई भी, जैसे मान ले 12 लिखा है, तो 12 कैसे लिखा है, 10 + 2, यानी कि जो इकाई धाई, जो दो धाई पर होता है, जो 10 डिजिट पर होता है, उसका मतलब होता है 1 × 10 + 2 × 1, वंस टेंस प्लेस पर है ये, और ये वंस प्लेस पर है। वैसे ही अगर ये लिखा होता है 212, तो कैसे लिखते हैं इसको, वंस टेंस 100, यानी कि जो आगे वाला है ये 100 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है, ये 1 का मल्टीपल है। तो इसी जगह मैं XYZ लिख दूँ, एक 3 डिजिट नंबर, तो उसका क्या मतलब होगा, 100X + 10Y + Z, ठीक है। ये भी तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 × 100 + 1 × 10 + 2, ओके। तो वैसे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिखा है, XY एक 2 डिजिट नंबर, जैसे लाइक 45,
को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, 1 की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। इसको कैसे लिखेंगे x इंटू 10 प्लस y। अब इसको उल्टा करके लिख देना है। अब आपको 54 लिखना है, तो 54 कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 4। YZ लिखना है, कैसे लिखेंगे y इंटू 10 प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया 10x प्लस y, ये हो गया 10y प्लस x। अब इनका डिफरेंस लेना है, इनका अंतर लेना है। इन दोनों को मैं किसी में से भी किसी को भी माइनस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिवाइड कर दो, मतलब सॉरी माइनस कर दो। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, ये पूरा का पूरा डिवाइड माइनस जाएगा ना, इसलिए सबके आगे माइनस आ जाएगा। ये कितना है 36, 9 क्या हुआ, हाँ 9x माइनस 9y इक्वल्स टू आ गया 36। तो x माइनस वाई कितना आ गया 36/9 प्लस 2 4 आ गया। यानी कि जो डिफरेंस है उनकी डिजिट्स का, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स क्या पाया 4। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट यानी कि जैसे 5 और 4 के बीच में डिफरेंस था 45 में, जो कि आंसर आपका 1। डिफरेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ओके। सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव होता है कि आपका आंसर क्या आएगा। जैसे डिफरेंस लेना है, आपको अंतर लेना है। 5 माइनस 4 करो तब भी अंतर बनाया, 4 माइनस 5 करो तब भी अंतर बनाया, करो तब भी अंतर बनाया। वैसे इसका साइन ये होता है, माइनस नहीं होता, इसका साइन होता है ये सांप वाला। डिफरेंस का साइन होता है ये, ओके। अंतर है ये, ना कि उसका घटान। देखो लीस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 71, लीस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखो सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं, आप खुद कर लेना, ये भी 6 डिजिट नंबर है ये, इसको डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे इसमें से माइनस करके ऐड कर देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 1 से क्या 71 आया, 29 0, कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, 284 6, फिर 0 उतारा 0, पर कोई फ़ायदा नहीं है, एक और 0 उतारना पड़ेगा 0। ये कितने पर जा रहा है, ये 8 टाइम्स पे जा रहा है, तो 8 टाइम्स हो गया उसका 568। यहाँ से बचा 32। तो देखो 32, अगर ये 32 कम होता तो आंसर आपका डिवाइड हो जाता कम्प्लीटली। अगर ये जो लिखा है 1 लाख, ये अगर 32 कम होता तो ये 71 से पक्का डिवाइड हो जाता, पर आपको ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपको 71 यहाँ बनाना पड़ेगा। इस जगह अगर 71 मिल जाता आपको तो काम बन जाता, यानी कि 71 माइनस 32 एंड 39, यानी कि अगर हम इसमें 39 और जोड़ दें तो आपका इस जगह 71 बन जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पे 39 होता तो इस जगह आपका 71 बन जाता। तो बस 39 जोड़ना, यानी कि जो रिमाइंडर आता है, जो शेष अंक होता है, उसको डिवाइज़र में से माइनस करो और इसी को जोड़ दो। बस इसको आ गया 39, 1 0 0 0 39 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये अभी बहुत लंबा हो गया लेक्चर, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप वगैरह में और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।